मैं बड़ा एम्बेरस होता हूँ कि ये हमारे मुल्क का कानून बन जाएगा। वो ये है कि आपने फॉर लाइफ इम्यूनिटी दे दी है जी सर, उस पे भी सदर हम बिल्कुल ममलकत बात को करेंगे। और दूसरे लोगों को। वो बहुत ज्यादती वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। ये बल्कि इस असेंबली पे, पार्लियामेंट पे हमेशा ये एक दाग रहेगा कि उन्होंने इसकी मंजूरी दी। किसी सिविलाइज सोसाइटी में फॉर लाइफ इम्यूनिटी का कोई तस्वर नहीं होना चाहिए। तो सर फिर आपको, आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है इस फॉर लाइफ इम्यूनिटी हासिल करने का? इस पर तो बाकायदा मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी खदशात का इजहार कर दिया है। जी बिल्कुल, ये इस पे तो मैं समझता हूँ कि वाइड स्प्रेड अवाम का रिजेंटमेंट होगी इसके ऊपर। क्योंकि ये देखिए, जब तक आप किसी ओहदे पे मौजूद हैं उस वक्त तक आपको इम्यूनिटी अगर रहती है तो चले, वो भी ठीक है, जैसे हम्म। कि पहले था। इस तरमीम से पहले सदर ममलकत को इम्यूनिटी हासिल थी जब तक वो सदर हैं। हम्म। जब वो सदर अपने ओहदे से सबकदोश हो जाए, या कोई भी अपने ओहदे से सबकदाश हो जाए, दोष हो जाए, तो फिर उसके बाद उसकी इम्यूनिटी का तस्वुर जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हम्म। वो सिविलाइज माशरों में मुझे तो नहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती जिसमें ऐसा हुआ हो। तो ये सबसे बड़ा एतराज इस तरमीम पे, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, हम्म। मेरा ये है। ठीक। और सर अगर हम सपोज कर भी लेके चले, ये तरमीम बाकायदा असूलों के मुताबिक है, ओवरऑल जो भी लाई गई है आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है, तो इसके लिए ये जल्दी क्यों मचाई गई है? अपोजिशन को तो बिल्कुल साइडलाइन किया गया, कोई बहस नहीं हुई, कोई राय नहीं ली गई। हमने इस मुल्क में 18वीं तरमीम भी होते देखी है जिसके लिए तकरीबन कोई 10 माह बहस हुई, फिर कोई कंसेंसस पास हुआ, कोई मुतफ़िका राय बनी। इस बार ये सब महलूज़ खातिर नहीं रखा गया, इतनी क्या जल्दी थी सर? ये बात आपकी दुरुस्त है, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। और मेरा नहीं ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाकू में बैठ के जी। कैबिनेट को प्रिजाइड करेंगे ताकि वो इस मुसवदे की मंजूरी दे सकें। फिर हम्म। उसी दिन, वो छुट्टी का दिन था, सैटरडे, उसी दिन सेनेट का इजलास भी हुआ। वहाँ एक पेश भी हो गई ये अमेंडमेंट, और फिर हम्म। ये कमेटी को रेफर भी हो गई। कमेटी ने उसी दिन उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया। फिर संडे को कमेटी की मीटिंग हुई, वो भी छुट्टी होती है, जी। और उसने उसी दिन उसको पास करके अपना जो रिपोर्ट है वो मंडे को पेश कर दी। तो ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी। अगर इसमें एक दो हफ्ते कमेटी के अंदर बहस हो जाती, लेकिन अफसोस की बात है कि कमेटी में पीटीआई नहीं थी। अगर वहाँ मौका मिल भी जाता तो पीटीआई तो वहाँ थी नहीं, हम्म। किसके साथ बहस होती, सारे ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल डेज के अंदर ये काम होना चाहिए था, और एक दो हफ्ते का दिन मिल जाता तो क्या ऐसी इमरजेंसी थी? कोई इमरजेंसी नहीं थी। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसके लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। मजीद बहस होनी चाहिए थी सर। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बड़ों के हवाले से तरमीम थी, इसका आवाम से तो कोई लेना देना था ही नहीं। नहीं, अवाम का लेना देना हर चीज़ से होता है, क्योंकि हर चीज़ इवेंचुअली अवाम को अफेक्ट करती है। हम्म। कुछ चीज़ें बराह रास्त करती है और कई चीज़ें बिलवास्ता करती हैं। तो ये अगर मुल्क का निज़ाम तब्दील हो रहा है तो उसके असरात अवाम पे तो पड़ेंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इसमें एक डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड चीज़ हो सकती थी, वो नहीं हुई। और जी। वो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड चीज़ ये थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, उसको ज़्यादा एम्पावर किया जाता, और आर्टिकल 140A जो है उसको एक्सपेंड किया जाता। उसकी कई तजावीज़ हमने भी दे रखी है, सेनेट के अंदर उसके सामने पेश है, कौमी असम्बली में एमकेएम ने भी पेश कर रखी है। हम्म। तो उस चीज़ का ना होना और इस तरमीम में शामिल ना होना, ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। तो सर अभी जो इन्होंने नेक्स्ट कहा है कि हम लोकल बॉडीज का इलेक्शंस गैर जमाती बुनियादों पर होगा, आई मीन हाउ फेयर दैट इज? अच्छा, ये आम तौर पे बात कही जा रही है, मेरी तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं है। अच्छा। पंजाब में जो लॉ है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये नो पार्टी बेसिस पे होगा इलेक्शन। वो पार्टी बेसिस पे होगा इलेक्शन। वो पहली एक मेरा ख्याल है जो मुसव्वदा था, उसकी वजह से ये लोगों के अंदर शक पैदा हुआ है, गलत फहमी है ये। नो पार्टी बेसिस पे इसलिए नहीं हो सकता कि लाहौर हाई कोर्ट के दो फैसले हैं जिसपे उन्होंने नो पार्टी बेसिस इलेक्शन को हम्म। खिलाफ आइन करार दे रखा है। तो ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे ही होंगे।
इसमें और भी कुछ अजीब बातें तो हैं, लेकिन ये बात नहीं है, पार्टी बेसिस पे हो गए इलेक्शन। बट गवर्नमेंट तो अभी भी रिलक्टेंट ही है लोकल बॉडीज इलेक्शंस करवाने में। हर सूबाई हुकूमत रिलक्टेंट होती है, क्योंकि वो समझती है कि उनके मफादात, उनके वसाइल लोकल गवर्नमेंट हिस्सेदार बन जाएगी, नहीं तो तो सर क्या इसलिए कोई वो कोई डर है, कोई है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवाम की हमायत इंटरेस्ट हासिल नहीं होगी उन्हें? क्या रीजन है, क्यों अब तो बार बार कहा भी जा रहा है, काफी अरसा भी गुजर गया है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। सूबाई हुकूमत चाहती है कि जो 30-35% डेवलपमेंट के जो ग्रांट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट अपने को देंगे, तो वो खर्च करेंगे। वो चाहते हैं कि हम खुद खर्च करें। और ये जो एमपीए साहबान हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चौधरी होते हैं, तो कोई और चौधरी क्यों बने। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए आइन के अंदर तरमीम करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में भी ऐसे था कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स बहुत वीक थी, उनके इलेक्शन नहीं होते थे, उनको जल्दी टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो उन्होंने भी 45 साल के बाद यानी 1992 में तरमीम की और लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमें भी चाहिए। 18वीं तरमीम में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना चाहिए था, वो नहीं बना। एक 4 लाइंस की एक आर्टिकल है 140A, बस वो उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। मेरे ख्याल में अब इसको अंदर मज़ीद एक्सपेंड करना चाहिए, और फिर ये अवामी किस्म का फैसला होगा, और फिर ये स्ट्रेंथन होगी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त उसको शामिल नहीं किया गया। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। एमक्यूएम को इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था। सर जो ट्रांसफर्स किए जाएंगे उनके कंसेंट के बगैर जजेस के, तो डोंट यू थिंक कि वहां पर फिर एक उन पे एक चीज तो सर आएगी ना कि अगर मर्जी के खिलाफ अगर कोई ऐसा कर दिया तो जिस तरह से हम देखते आए हैं, जिस तरह से हमारे कारकुन को मिस यूज किया गया है अपने मकासद हासिल करने के लिए। जी, दूसरी बात जो ट्रांसफ़र किया है वो मुझे भी उसके ऊपर एतराज़ था, किसी हद तक अभी भी है। लेकिन उसके अंदर पहले ये बात थी कि अगर कोई जज अपनी ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट का जज अपनी ट्रांसफ़र को कबूल नहीं करेगा तो फिर वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसके अंदर तरमीम कर दी है, और अब अगर कोई जज अपनी ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा, जहां जज अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेगा और हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेगी। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझेगी कि यह ट्रांसफ़र नाजायज़ है तो वो ट्रांसफ़र रुक जाएगा, और अगर वो समझेगी कि ट्रांसफ़र करने की माकूल वजूहात मौजूद हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ये निस्बतन ज़्यादा इवन हैंडेड बन गया है, और ये टोटली एग्जेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, और सर एक और तरमीम जो इसमें की गई है वो सुमोटो का इख्तियार ख़त्म करना है। हालांकि सुमोटो का बुनियादी मकसद तो एक चेक एंड बैलेंस था, क्योंकि अदलिया एक आज़ाद बॉडी के तौर पर रियासत का सतून कहलाती है, मगर आप समझते हैं कि बिल्कुल हाथ काट देने वाली बात है कि एग्जेक्टिव जो चाहे करे, अदलिया उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकती? नहीं नहीं, सुमोटो वाली बात का इख्तियार पे तो लोगों का बहुत एतराज़ था। यहाँ पे जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो इस सुमोटो के खिलाफ हमेशा से करारदादें पास की हुई हैं उन्होंने कि ये बड़ा नाजायज़ काम है। इसीलिए उसके अंदर उन्होंने कोई तरामीम भी प्रपोज की हुई हैं। तो वो अदलिया खुद से कोई चीज़ अपनी मर्जी से उठा ले तो ये अदलिया के इख्तियारात से तजावुज़ का एक रास्ता बन जाता था।